एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इसे हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के भी नाम से जानते हैं। और इसको शॉर्ट में ARR से इंडिकेट करते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का। एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। रिटर्न कहेंगे प्रॉफिट को। हमने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो उसका हमें रिटर्न किस रेट से मिला, ये रेट से मिला, किस परसेंटेज ऑफ रेट से हमें रिटर्न मिला, उसका एवरेज है ये। और ये नेट प्रॉफिट पर ही निकलेगा। अब ये एवरेज नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज नेट प्रॉफिट, मान लेते हैं कि प्रोजेक्ट अगर 5 साल का है तो हर साल जितना प्रॉफिट हुआ उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज हो जाएगा। प्रॉफिट ऑफ ईयर 1, प्रॉफिट ऑफ ईयर 2, प्रॉफिट ऑफ ईयर 3, प्रॉफिट ऑफ ईयर 4, प्रॉफिट ऑफ ईयर 5, और इसको 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा नेट प्रॉफिट। अगर मान लेते हैं कि प्रोजेक्ट 8 साल का है तो हम 8 साल तक का प्रॉफिट पता लगा लेंगे और उस टोटलिंग से, उसके प्रॉफिट के टोटलिंग से, 8 साल के टोटलिंग से 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज नेट प्रॉफिट निकल आएगा। और अगर ईच ईयर सेम प्रॉफिट आता है तो अपने आप में वो एवरेज है, हमें एवरेज निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो एवरेज नेट प्रॉफिट, एवरेज नेट प्रॉफिट इक्वल टू होगा टोटल नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये चीज़ पता चल गया। एवरेज नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ये एवरेज नेट प्रॉफिट इक्वल टू टोटल नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर, ये हमारा एवरेज नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। अब ये एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एवरेज इन्वेस्टमेंट, और एवरेज इन्वेस्टमेंट इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस टर्मिनल वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 होगा। इस तरह से हमारा फॉर्मूला जो है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का हो जाएगा एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट, और एवरेज इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ये होगा। मान लेते हैं कि 5 साल का प्रोजेक्ट है। ये 0 बिगिनिंग ईयर है, 1, 2, 3 ईयर, 4 ईयर और 5 ईयर। ये जगह यहाँ पर थोड़ा सा कम पड़ेगा तो हम थोड़ा सा दूसरा पेज को ले लेते हैं। सपोज करते हैं कि ये एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का नाम ए है और ये इसकी लाइफ लाइन है ईयर वाइज, और ये 5 ईयर तक ये प्रोजेक्ट काम करेगा और 5 ईयर के बाद ये प्रोजेक्ट जो है टर्मिनेशन इसका हो जाएगा, ये टर्मिनल ऑफ प्रोजेक्ट हो जाएगा 5 साल के बाद। और ये इसका बिगिनिंग ईयर है, 0 ईयर से स्टार्ट होगा बिगिनिंग ईयर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 साल का प्रोजेक्ट है।
इस प्रोजेक्ट में ₹5 लाख की मशीनरी लगेगी, तो ये प्रोजेक्ट काम करेगा। अच्छा, एज्यूम कीजिए कि अगर न्यू प्रोजेक्ट है, ये अगर प्रोजेक्ट न्यू है तो न्यू प्रोजेक्ट है तो 5 लाख की हम मशीनरी यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो क्या ये प्रोजेक्ट काम करेगा? हाँ, काम करेगा, क्योंकि बहुत सा प्लांट और मशीन इस तरह का भी होता है जो विदाउट इंस्टॉलेशन आउटपुट देने लगता है। तो हम ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि ये इंस्टॉलेशन कराने पड़ेगा तभी ये काम करेगा। तो इंस्टॉलेशन कराना पड़ेगा, तो मान लेते हैं कि इसका इंस्टॉलेशन का एक्सपेंसेस जो है वो 1 लाख के आसपास जो आएगा। अगर ये प्लांट विदाउट इंस्टॉलेशन काम नहीं करने वाला है तो इसको इंस्टॉलेशन कराना पड़ेगा। तो इंस्टॉलेशन हमने करा लिया, अब टोटल प्लांट का कॉस्ट जो हो गया वो 6 लाख हो गया। 6 लाख टोटल कॉस्ट। अब बताइए कि क्या ये प्लान काम करेगा प्रोजेक्ट में? इंस्टॉलेशन भी हमने करा लिया, नहीं। अगर ये विदाउट इंस्टॉलेशन होता तो भी काम नहीं करता, और इंस्टॉलेशन के साथ है, इंस्टॉलेशन हमने करा दिया तो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी इसमें एक चीज़ की और कमी पड़ गई है। वो क्या है? वो है वर्किंग कैपिटल प्लस वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है? हमने शॉप लिया, शॉप में फर्नीचर, टेबल कुर्सी पंखा जो भी होता है सब हमने लगा दिया, डेकोरेशन पूरा कर दिया। तो क्या ये शॉप रन करने लगेगा? नहीं, जब तक उसमें हम स्टॉक नहीं डालेंगे। तो ये वर्किंग कैपिटल स्टॉक होता है। तो वर्किंग कैपिटल स्टॉक के रूप में क्या क्या होता है? वर्किंग कैपिटल मतलब ये 6 लाख खाली इन्वेस्ट कर देने से प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा। हमें वर्किंग कैपिटल के लिए कुछ स्टॉक, मटेरियल, फाइनेंशियल एबिलिटी होना चाहिए, डेली रूटीन ऑफ बिजनेस और प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस, और इसके साथ साथ जो हमारा क्रेडिट सेल होगा, क्रेडिट सेल के लिए फाइनेंशियल एबिलिटी होना चाहिए। कुछ कस्टमर हमारे क्रेडिट पर अगर सेल हमारे यहाँ से लेकर जाएंगे तो उनको बियर करने के लिए हमारा फाइनेंशियल एबिलिटी होना चाहिए। डेली रनिंग जो भी एक्सपेंसेस होता है उसको बियर करने का हमारे पास एबिलिटी होना चाहिए, स्टॉक मेंटेन करने का एबिलिटी होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ये सारे जो हैं वर्किंग कैपिटल है। तो ये वर्किंग कैपिटल मान लेते हैं कि 2 लाख का है, ये 2 लाख का है। अब प्रोजेक्ट बताइए काम करेगा? हाँ, अब प्रोजेक्ट ये काम करेगा। 6L प्लस 2L इक्वल टू 8L, ये हो गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसको बोलते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये यहाँ पर ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट 8 लाख हो गया। अब टर्मिनल वैल्यू क्या होता है? टर्मिनल वैल्यू प्रोजेक्ट के लास्ट में मान लेते हैं कि ये हमने जो मशीन जो 6 लाख का लगाया था, तो इस मशीन का यहाँ पर वैल्यू जो है मान लेते हैं कि 40,000 आया, एसेट्स का वैल्यू। एसेट्स का वैल्यू लास्ट में हमें 40,000 मिला। तो ये 40,000 जो मिला इस एसेट्स का वैल्यू, ये न्यू फिक्स्ड एसेट्स था। ये न्यू फिक्स्ड एसेट्स जो है, अब ये एसेट्स ना होकर के ये हो गया ओल्ड एसेट्स। इस ओल्ड एसेट्स की हमें जो वैल्यू जो है 40,000 मिली।
ये हमारा टर्मिनल वैल्यू हो गया, ये हमारा टर्मिनल वैल्यू हो गया। उसके साथ साथ जो हमारा वर्किंग कैपिटल था, ये वर्किंग कैपिटल तो हमारा ज्यों का त्यों बना रहेगा। स्टॉक खत्म हुआ फिर लाया, 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 वो करते करते हमने 5 साल के बाद भी वो हमारा सेम स्टॉक बचा रह गया। या लास्ट में 5 ईयर के लास्ट में हम स्टॉक के बारे में, या जो भी हमारा वर्किंग कैपिटल है, स्टॉक नहीं यहाँ पर वर्क, क्योंकि इसमें सारे इंक्लूड है, तो हमारे वर्किंग कैपिटल का हम वैल्यूएशन कर लेंगे। और हमारा जो वर्किंग कैपिटल का वैल्यूएशन जो आएगा लास्ट ईयर में, वो हमारा इसमें ऐड हो जाएगा, 40,000 प्लस वर्किंग कैपिटल लास्ट में जो आया। तो हम ये मान करके चलते हैं कि हमारा 2 लाख वर्किंग कैपिटल यहाँ पर सेम जो है बचा हुआ है लास्ट में। तो हमारा वर्किंग कैपिटल जो है वो 2 लाख यहाँ पर मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। तो हमारा टर्मिनल वैल्यू जो है टर्मिनल वैल्यू 40,000 प्लस 2 लाख इक्वल टू 2.4 लाख होगा। ये हमारा टर्मिनल वैल्यू होगा। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है 8 लाख, ये हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा। अब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। यानी कि एवरेज इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ये 8L प्लस 2.4L और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2.4 है ये, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10.4 इक्वल टू 2, 5.2 लाख। ये हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट होगा। अब क्लियर हुआ? ये था न्यू प्रोजेक्ट के लिए। ये सारा जो हमने डाटा लिया न्यू प्रोजेक्ट के लिए। और न्यू प्रोजेक्ट में हमें ये रख लेना है कि टोटल जितना भी वर्किंग कैपिटल होता है वो सारा न्यू प्रोजेक्ट में 100% न्यू होता है। अगर हम ओल्ड प्रोजेक्ट की बात करें तो ओल्ड प्रोजेक्ट का मतलब कि हम बिजनेस में इम्प्रूव करने के लिए हम पहले से एक प्रोजेक्ट में चले आ रहे हैं और हम बिजनेस को प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए हमने कुछ न्यू टेक्नोलॉजी को यूज किया। और न्यू टेक्नोलॉजी के रूप में हमें पता चला कि हमें ये 5 लाख का एक मशीन लगाना है और उसका इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस जो है 1 लाख आएगा। लेकिन हमें साथ साथ मेरे पास ओल्ड जब प्रोजेक्ट रहेगा तो ओल्ड प्रोजेक्ट रहने का मतलब कि हमारा जो पहले का जो मशीनरी होगा उसका भी तो कुछ वैल्यू बचा होगा। तो उस ओल्ड मशीन से हम इस पैसे को जो हम 5 और 1 लाख 6 लाख रुपया जो मशीन लगाने में लगाएंगे, हम मशीन को परचेज करने में, तो हम जो ओल्ड जो मशीन होता है उससे हम इसको रिकवरी कर लेते हैं। तो हमारा हो जाता है एसेट्स का जो वैल्यू होता है, न्यू एसेट्स का वैल्यू कम लगेगा। जैसे मान लेते हैं कि हमें 6 लाख रुपए लगाना है और मेरे पास एक पुरानी मशीन है जिसकी लागत है 2 लाख रुपए, बुक वैल्यू उसकी 2 लाख रुपए है। तो हम 6 लाख रुपए लगाएंगे, लेकिन जो ओल्ड वाली जो मशीन है उसमें से हम इसको रिकवरी कर लेंगे तो हमारा टोटल जो मशीन का कॉस्ट बैठेगा वो 5 1 6 और 6 माइनस 2 यानी कि 4 लाख बैठेगा। कैसे देखिए, ये न्यू एसेट्स है। ओल्ड एसेट्स का बुक वैल्यू 2 लाख है। तो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट $5 लाख तो ये बैठेगा न्यू फिक्स्ड एसेट्स। उसके साथ 1 लाख इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस देंगे और माइनस कर लेंगे ओल्ड मशीन से हमें 2 लाख जो है रिकवरी मिल जाएगी, ये 2 लाख। उसके बाद वर्किंग कैपिटल के लिए भी इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल की हमें कितनी ज़रूरत थी? 2 लाख। अच्छा,
हम थोड़ा सा यहाँ पर सेंस लगाते हैं। अगर हमारे पास ओल्ड मशीन है तो ओल्ड मशीन से कुछ तो स्टॉक हुआ होगा। अगर ओल्ड मशीन से जीरो स्टॉक है, हमारा कोई स्टॉक नहीं बचा हुआ है, सारा स्टॉक हमने ख़त्म कर दिया है, तो हमारा टोटल जो वर्किंग कैपिटल है 2 लाख हो जाएगा। लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि ओल्ड मशीन से हमारा ओल्ड जो प्लांट है जो भी है, उससे हमारे पास जो ओल्ड मशीन से करीब करीब हमारे पास 50,000 का स्टॉक बचा हुआ है। तो ओल्ड मशीन से जो हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है, तो ये हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल है, ये वर्किंग कैपिटल ये डिवाइडेड हो जाएगा 2 पार्ट में। एक हो जाएगा वर्किंग कैपिटल और एक हो जाएगा एडिशनल वर्किंग कैपिटल। अब ओल्ड मशीन से इस मशीन से जो हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है, वो स्टॉक कितना बचा हुआ है, मान लेते हैं कि 50,000 बचा हुआ है। ये 50,000 तो हमें एडिशनल वर्किंग कैपिटल कितने की रिक्वायरमेंट होगी, ये 2 लाख हमें चाहिए। तो 2 लाख माइनस 50,000 इक्वल टू 1.5 L। अब समझ में आया? तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल जो है हमारा ऐड होगा, कितना, वर्किंग कैपिटल 50,000 और प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल हमारा 1.5 लाख हो जाएगा। ये वर्किंग कैपिटल हमारा जब इसको ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे तो वर्किंग कैपिटल हर हाल में हमारा 2 लाख ही होगा। लेकिन अब क्या है, ये ब्रेकअप एडिशनल वर्किंग कैपिटल में ये डिवाइड हो गया है। एक पार्ट जिसका वर्किंग कैपिटल है जो ओल्ड मशीन का स्टॉक है, और दूसरा जो है हम नया स्टॉक लगाएंगे एडिशनल वर्किंग कैपिटल के रूप में 2 लाख रुपए, 1.5 1.5 लाख रुपए। तो अब हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा 6 लाख हो जाएगा। देखिए हमारा 2 लाख रुपए जो ओल्ड एसेट से हमारा रिकवरी हो गया तो 6 लाख हुआ, जबकि न्यू प्रोजेक्ट में ये 2 लाख रुपया मशीन का नहीं रिकवरी हो रहा था, तो प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट बैठा था वो था 8 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट 8 लाख, यहाँ हमने 2 लाख मशीन से रिकवरी कर ली ओल्ड मशीन से, तो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना का हुआ, 6 लाख का हुआ। और टर्मिनल वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू हमारा, ये मशीन मान लेते हैं कि 40,000 ही है, ये 40,000 हमें मिल जाएगा। उसके साथ साथ क्या मिलेगा, वर्किंग कैपिटल और एडिशनल वर्किंग कैपिटल हमारा मिलजुल करके ये भी सेम उतना ही बचा रहेगा। ये मान करके चलते हैं कि मेरा सारा का सारा स्टॉक लास्ट में भी उतना ही बचा रहा, तो ये 50,000 और प्लस 1.5 यानी कि 1.9 लाख, सॉरी 2.4 होगा, 2.4 लाख। तो ओल्ड प्रोजेक्ट के हिसाब से हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट हो जाएगा ये 6 लाख प्लस 2.4 लाख डिवाइड बाई 2, 4.2 लाख। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंक्लूड वर्किंग कैपिटल यहाँ पर है, इंक्लूड वर्किंग कैपिटल, और टर्मिनल वैल्यू भी है इंक्लूड वर्किंग कैपिटल। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट और टर्मिनल वैल्यू को हम वर्किंग कैपिटल इंक्लूड करके ये वैल्यू को लिखे हैं। हम चाहें तो इसको विदाउट वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं, और इसको भी एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू हम लिख सकते हैं। और बाद में हम वर्किंग कैपिटल को एक जगह ला करके रख देंगे और हमें 2 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। कैसे, जैसे कि एवरेज इन्वेस्टमेंट इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस टर्मिनल वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस
इसमें वर्किंग कैपिटल, इसमें इंक्लूड है वर्किंग कैपिटल, इसमें भी इंक्लूड है वर्किंग कैपिटल। हमने यहाँ नहीं लिखा तो हमने यहाँ पर एक बार लिख दिया, और ये हाफ और ये हाफ मिल करके 1 हो गया ये। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बिल्कुल इजीली हम निकाल सकते हैं। हमने एवरेज इन्वेस्टमेंट पता लगा लिया, हमने एवरेज नेट प्रॉफिट भी पता लगा लिया था। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू हो जाएगा एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, ये होगा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, और एवरेज नेट प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, और एवरेज इन्वेस्टमेंट इक्वल टू होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस टर्मिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। और हम ये भी बताते चलें कि कैपिटल बस्टिंग के जितने भी टेक्निक हैं, पे बैक पीरियड को छोड़कर, क्योंकि वो ट्रेडिशनल मेथड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू हो, मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू हो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो या मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो, सारे सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो का डिमांड करते हैं। ये जितने भी कैपिटल बस्टिंग के टेक्निक हैं, एनपीवी, एमएनपीवी, आईआरआर और एमआईआरआर, ये सारे डिमांड करते हैं सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो की। इसकी सिर्फ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ही एक ऐसा कैपिटल बस्टिंग टेक्निक है जो कि सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो का डिमांड नहीं करता है, वो नेट प्रॉफिट पे निकाला जाता है। यानी कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए ये नेट प्रॉफिट का डिमांड करता है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ARR। और बाकी जितने टेक्निक हैं वो सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो का डिमांड करते हैं। तो सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाला जाएगा, उसके बाद नंबर 2 सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो, ये नहीं निकाला जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के लिए, बाकी सारे के लिए ये निकाला जाएगा सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो। तो यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के लिए यहाँ पर हो जाएगा नेट प्रॉफिट। और अगर हमने सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो निकाल भी लिया है तो हम नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम फिर से डिप्रिसिएशन को लेस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और तीसरा डिमांड करता है टर्मिनल वैल्यू की। टर्मिनल वैल्यू हमने बताया इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में और टर्मिनल वैल्यू के बारे में। और यहाँ पर सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो की जगह पर ये डिमांड करेगा नेट प्रॉफिट के। ये नेट प्रॉफिट हमारा जितना आएगा ईच ईयर का, उसको हम नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो नेट प्रॉफिट हमारा निकल जाएगा एवरेज नेट प्रॉफिट, और एवरेज नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट से। ये इन दोनों का टोटल का 2 से डिवाइड करने के बाद एवरेज इन्वेस्टमेंट आएगा, उसे डिवाइड करके ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेंगे।